गुड इवनिंग आप सभी का। अ, इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सभी जुड़ गए हैं। दरअसल कोरोना का समय चल रहा है और आपको पता है कि ये बेहद ही विपरीत परिस्थिति है और इस परिस्थिति में हम लोगों को जीना है, इस परिस्थिति के साथ जीना है। तो अपने आप में भी कुछ सुधार लाना होगा, कुछ चेंज लाना होगा, थोड़ा सजग होना पड़ेगा और ऑनलाइन माध्यमों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है और सतर्कता भी ज़रूरी है। तो हम दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। तो आज हम क्लास 10 के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को डिस्कस करने जा रहे हैं। दरअसल ये वही सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वो 2020 में, 19 में या 18 में, 20 या 17 के एग्जामों में पूछे गए हैं। वही उन्हीं सवालों को मैं आपके सामने लाया हूँ। दरअसल इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ये सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मैं आपका समय बर्बाद किए बगैर धीरे धीरे सवालों की तरफ बढ़ता हूं। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या है? ठीक है, देखिए, दो डिवाइस जनरली आपको समझना होगा जो कि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो वोल्ट मीटर, एक आमीटर। तो वोल्ट मीटर का फंक्शन क्या है? तो वोल्ट मीटर का जो फंक्शन है वो ये है कि जो वोल्ट मीटर होता है उससे हम लोग वोल्टेज नापते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। और वोल्ट जो होता है वो वोल्टेज का एसआई यूनिट है। थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हेडफोन का इस्तेमाल करें और थोड़ा ध्यान हमारी बातों पर ज़्यादा दें। इससे ये होगा कि आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा, और चूंकि मैं जवाब बोल के ही दूंगा तो थोड़ा सा जब आप हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्टेज को मेजर करता है। और वोल्ट क्या है? हमारा वोल्टेज का एसआई यूनिट है। एक डिवाइस और होता है जिसका नाम आमीटर है। आमीटर के इस्तेमाल से हम लोग करंट मेजर करते हैं, और करंट का एसआई यूनिट जो है वो होता है एम्पियर। यहाँ पे सवाल है कि एक सवाल और इसमें जुड़ा हुआ है कि वोल्ट मीटर को हम लोग किस चीज से कनेक्ट करते हैं, किस चीज में कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को। तो वोल्ट मीटर को हम लोग जनरली पैरेलल कनेक्ट करते हैं, और आम मीटर को हम लोग किस चीज में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ये सवाल भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले साल से ऑब्जेक्टिव भी शुरू हो गया है। तो आपको थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो रेसिस्टेंस को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं, जो पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो टोटल रेसिस्टेंस जब हमसे पूछा जाता है तो हम क्या लिखते हैं? 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये होता क्यों है, ये इसको प्रूफ करना है, यही आपको प्रूफ करना है। आप सवाल पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सवाल पढ़ के समय बर्बाद नहीं करूंगा आपका। आप सवाल पढ़ लीजिएगा खुद से, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए या बाद में पढ़ लीजिएगा। तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो एक डायग्राम बनाने बोला जा रहा है। तो डायग्राम आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में। यही डायग्राम होगा इस पिक्चर का, इस पूरे क्वेश्चन का जो डायग्राम होगा वो वही होगा। और इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो ठीक है, तो हम अगले इसमें स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ आपको पता है बहुत महत्वपूर्ण लॉ है और क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। 12th में भी पूछा जाता है, और ओम्स लॉ से आगे भी आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे सवाल जो हैं जो कि ओम्स लॉ से पूछे जा रहे हैं। तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर होता है। जनरली दो चीज और है जो आपको इस चीज में मुझे बताना चाहिए था कि जब हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट में, तो पैरेलल में जो रेसिस्टेंस होता है उसमें क्या होता है कि हमारा वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफर करता है। और सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि हमारा सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफर करता है। ठीक है, तो यहां पे और इस केस में जो आपको दिख रहा है, यहां V इक्वल टू आई आर दिख रहा है, ये ओम्स लॉ है। उसके नीचे I इक्वल टू V/R क्यों हुआ? बहुत आसान है, I को इधर रहने दिए और V/R कर दिए सीधा। तो I1 मतलब कि पहला वाला जो डायग्राम दिख रहा है आपको, पहला जो R1 जा रहा है उसके पास हम निकाल रहे हैं करंट क्या होगा, क्योंकि करंट डिफर करता है। तो ऊपर से जो करंट होगा वो क्या होगा? V/R1 होगा। और I2 यानी नीचे वाला जो रेसिस्टेंस था, जो नीचे में रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है, इस रेसिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा? तो वो होगा V/R2। क्योंकि दोनों जगह रेसिस्टेंस अलग है, एक जगह R1 है, एक जगह R2 है। एक जगह से करंट I1 फ्लो कर रहा है, दूसरी जगह से करंट I2 फ्लो कर रहा है। लेकिन चूंकि ये पैरेलल कनेक्ट है तो वोल्टेज ऊपर और नीचे सेम है, तो हम दोनों जगह V का वैल्यू V ही लिए हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कर रहे हैं हम? टोटल करंट I1 और I2, टोटल करंट को जब हम जोड़ेंगे, तो टोटल करंट को जब हम जोड़ेंगे तो वो मेरा क्या आएगा? V/R आएगा। ठीक है, V/R आ जाएगा मेरा टोटल करंट। तो V/R इक्वल टू हम लिख सकते हैं V/R1 प्लस V/R2।
समझ रहे हैं ना, टोटल करंट हमको जोड़ना था, I1 के जगह पर हम V/R1 लिख दिए, I2 के जगह पर V/R2 लिख दिए। अब क्या हुआ, एकदम लास्ट स्टेप में चलिए, तो V/R को हम क्या लिखेंगे, V/R जो हमारा आ रहा है, तो V/R से हम क्या करेंगे, V को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, V को कॉमन राइट हैंड साइड से भी निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से भी निकालेंगे, तो क्या बचेगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और दोनों साइड का V क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो जो हम प्रूफ कर रहे हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये प्रूफ क्या हो जाएगा, ये पूरा प्रूफ हो जाएगा, और यही हमको प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा, और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत जवाब देने की हम कोशिश करेंगे, जितना जल्द हो सकेगा आपको उसका जवाब मिलेगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 रेसिस्टर, यहां पे देखिए 2 रेसिस्टर है, दोनों 12-12 ओम का है, दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं, पैरेलली ज्वाइन कर रहे हैं 6 वोल्ट के बैटरी के साथ। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से जो करंट निकलेगा वो क्या होगा, तो 12-12 ओम का 2 रेसिस्टर है, दोनों को हम पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं। तो समझिए 2 रेसिस्टेंस को जब हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, अभी हम तुरंत प्रूफ किए हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/12, 12 का एलसीएम लेंगे तो वो 12 आ जाएगा, ऊपर भी 1 होगा, प्लस में फिर 1 होगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा, तो 6 ओम मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल करंट, टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा। और वोल्टेज हमको दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से करंट निकालेंगे, V इक्वल टू IR फॉर्मूला लगाएंगे ओम्स लॉ का, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाने में सबसे पहला काम तो आपको पता है कि आपको गिवन लिखना है, गिवन लिखने के बाद आपको फॉर्मूला लिखना है। चूंकि जनरली जो ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको इस जगह फेस करना होगा इलेक्ट्रिक करंट में, चूंकि ये लेटेस्ट सिलेबस में भी शामिल है, जो 30% कट हुआ है उसके बाद के सिलेबस में भी शामिल है, तो आपको इस बात पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा कि आपको ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला तो कम से कम जरूर दिमाग में रहे। इससे बहुत सारे सवाल हर साल पूछे जाते हैं, कम से कम एक सवाल तो जरूर पूछे जाएंगे ही जाएंगे, तो इसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझे। और ओम्स लॉ अगर आपको पता है तो ये बहुत आसान सवाल है और आराम से सॉल्व हो जाएगा आपका। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बिल्कुल ओम्स लॉ के ऊपर बना हुआ सवाल है। यहां भी आपको वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, V पता है, I पता है, और आपको रेसिस्टेंस निकालना है, R निकालने बोला जा रहा है। बहुत आसान सवाल है, आप आराम से रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, V इक्वल टू IR फॉर्मूला लगाइए, तुरंत निकल जाएगा। V के जगह 5 वोल्ट पुट कर दीजिएगा, इक्वल्स टू I के जगह पर 0.2 एम्पियर इंटू R, तो V के जगह पर जब आप 5 लिखे हुए हैं तो 5 के नीचे 0.2 डाल दीजिएगा, दशमलव उड़ के ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर 50 नीचे 2 से 50 कटेगा, 25 ओम आपका क्या हो जाएगा, इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये है कि आपको शो करके बताना है, ठीक है, कि 9 ओम का आपके पास 3 रेसिस्टर है और तीनों को आप कैसे कनेक्ट कीजिए कि वो 13.5 ओम का रेसिस्टेंस बन जाए और 6 ओम का रेसिस्टेंस बन जाए, बताइए ये कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही, इसको समझिए, या तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखिएगा। लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूं, चूंकि समय थोड़ा कम है तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे आपको करना क्या है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि पहले 9 ओम का 2 रेसिस्टेंस को लीजिए, दोनों को पैरेलल कनेक्ट कीजिए, 1/9 प्लस 1/9 हो जाएगा। 1/9 प्लस 1/9 को जब आप जोड़िएगा तो 9 का एलसीएम 9, 1 प्लस 1 यानी कि ऊपर में 2 नीचे में 9, फिर उसको रेसिप्रोकल हम करेंगे तो 9 बाय क्या हो जाएगा मेरे पास 2, 9/2 मतलब 4.5, और जब हम और तीसरा जो रेसिस्टेंस मेरा बचा हुआ है उसके साथ हम सीरीज में जोड़ देंगे, तो 9 प्लस 4.5 तो मेरा क्या हो जाएगा 13.5 हो जाएगा। और दूसरा हमसे पूछ रहा है कि 6 ओम का रेसिस्टेंस कैसे लाएंगे, तो 6 ओम का रेसिस्टेंस हम कैसे लाएंगे, हम क्या करेंगे, पहले 2 रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, 9 तो टोटल कितना हो जाएगा 18, और उसके बाद जो बचा हुआ रेसिस्टेंस 1 है उसको इसके साथ पैरेलली कनेक्ट कर देंगे, 1/18 प्लस 1/9, 18 और 9 का एलसीएम जब लेंगे तो 18 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 18 के टेबल में एक बार में 18 ऊपर 1 हो जाएगा, और 9 के टेबल में 2 बार में 18 तो ऊपर में 2, 1 जोड़ 2 3 होता है, 3/18, 18/3 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस मेरा कितना आ जाएगा 6 ओम रेसिस्टेंस मेरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो दोनों मेरा आ जाएगा, एक में 13.5 ओम भी आ जाएगा और 6 ओम भी आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किसको बोलेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमारा ये बताता है एट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो हीट जनरेट होता है किसी भी कंडक्टर में, जब करंट को हम फ्लो करवाते हैं तो हीट जनरेट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज का, करंट के स्क्वायर का, ठीक है, रेसिस्टेंस का और टाइम का। तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी है, यही
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी है। तो न्यूमेरिकल में भी सवाल आपसे H = I² RT से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला सहित इसको लिखने का जो आपका आर्गुमेंट होगा, जो डिफिनेशन होगा, वो जो स्टेट करेंगे हम, चूंकि लॉ है इसे हम स्टेट करते हैं, तो इस लॉ को लिखने का पूरा तरीका भी आपको पता होना चाहिए। क्या लिखेंगे हम लॉ के जब हम स्टेट करेंगे, जूल्स लॉ को जब हम स्टेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड द टाइम। दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। अगला सवाल, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इन अ शेप ऑफ वायर डिपेंड। किसी वायर के शेप का रेसिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहले रेसिस्टेंस जिस चीज पे डिपेंड करता है वो 3 फैक्टर है। पहला फैक्टर आपका है रेसिस्टिविटी, दूसरा फैक्टर है लेंथ, और तीसरा फैक्टर क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। कैसे करता है? रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जो कि यहाँ पे रो है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। तो 3 फैक्टर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला रेसिस्टिविटी, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा लेंथ, और तीसरा क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया। अगला सवाल आपके पास है, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर ग्लास एंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव द रीजन। बहुत ही आसान सा सवाल, एक लाइन में इसका जवाब होगा और बहुत सिंपल जवाब होगा। वो ये होगा कि बिकॉज द रेसिस्टिविटी ऑफ अ metal and the glass is different. Resistivity of a conductor is very low and resistivity of a glass is very high. So therefore we can say that the metal is a good conductor of electricity and glass is a bad conductor of electricity. ये सब्सटेंस के रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम रेसिस्टेंस होता है उसके अंदर, जिसके कारण कि करंट आराम से फ्लो कर जाता है, इसके कारण कि वो कंडक्टर। और ग्लास के अंदर रेसिस्टिविटी की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण कि करंट फ्लो नहीं कर पाता है, इसलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, व्हाई आर एलॉय इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, गिव रीजन। एलॉय का यूज हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में क्यों करते हैं, इसका आप रीजन बताइए। देखिए, बहुत आसान सा सवाल ये भी है। एलॉय का यूज हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में क्यों करते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस रिक्वायर्ड हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा हीटर में, बल्ब में, अगर हम एलॉय का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? हीट मिलेगा, क्योंकि जूल्स लॉ में आप पहले पढ़ चुके हैं कि हीट जनरेट होता है जब करंट फ्लो करता है। तब जब करंट फ्लो करेगा, हीट जनरेट होगा, तब तो आपका पिघल जाएगा तार। तो पिघल जाएगा तो उस पिघले ना तार, इसे बचाने के लिए हमको हाई मेल्टिंग पॉइंट का चीज यूज करना पड़ता है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट किस में होता है? एलॉय में होता है। और एलॉय क्या होता है, ये सवाल है। इसका जवाब क्या होगा? क्या होता है एलॉय? सोच पा रहे हैं कुछ? अगर सोच पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होता है एलॉय। नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि एलॉय क्या होता है। जब हम 2 मेटल को मिलाकर बनाते हैं कोई तीसरा चीज, जो 2 मेटल के मिक्सचर से जो बनता है, डिफिनिट प्रोपोर्शन में आप कह सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय से बना चीज का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में क्यों करते हैं? क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? हाई होता है। अगला और आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे है। वोल्टेज भी आपको दिया हुआ है, करंट भी आपको दिया हुआ है, आपसे रेसिस्टेंस पूछ रहा है। बहुत बड़ा चार्ट है, देख के कंफ्यूजन होता है कि कितना 6 7 रेसिस्टेंस बताना है। सबका रेसिस्टेंस सेम है। ठीक है, कैसे सेम है? पहले केस में आप दशमलव उड़ाइए तो ऊपर 5 नीचे 1, तो पहला का रेसिस्टेंस 5 ओम। दूसरे केस में 10/2 हो जाएगा यानी 5। तीसरे केस में 15/3। चौथे केस में 20/4। अगले केस में आपका 25/5। उसके बाद 30/6। उसके बाद 40/8। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 50/10। यानी हर केस में 50/10 कह लीजिए या तो 5/1 कह लीजिए, यानी हर केस में रेसिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? 5 ओम। यही कारण है कि रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है। इसलिए जब हम लिखते हैं V = IR, तो पहले जो हमारा ओम्स लॉ का डिफिनेशन है वो क्या बोलता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। ठीक है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं, वो होता है R। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि R जो होता है वो सही में कांस्टेंट होता है, न्यूमेरिकली आपको दिख रहा होगा। तो हर केस में रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको तुरंत जवाब देंगे। कोशिश करेंगे जितना जल्द हो सके आपको जवाब आपके सवाल का आपको मिल जाएगा। तो अगर समझ में आ गया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। गुड नाइट।